हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पेपर का चौथा यूनिट, जिसका नाम है विद्यालय संस्कृति और परिवेश। यूनिट आपका दोस्तों 8 नंबर का है और हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे आप 8 नंबर इस यूनिट में हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। इस यूनिट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण तौर पर विद्यालय में समय सारणी आदि के बारे में, विद्यालय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में, उत्सव आदि के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको इस यूनिट में जानने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों पहला महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। विद्यालय में बच्चों का औसत व श्रेष्ठ श्रेणियों में विभाजन। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, सब अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका सोचना अलग अलग है, सबका व्यवहार अलग अलग है। व्यक्ति के अंग प्रत्यंग में भिन्नता के साथ साथ उनकी मानसिक शक्तियों में भी कुछ भिन्नता होती है। अतः यदि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार बना करके विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन किया जाए तो विश्व में जितने विद्यार्थी वर्तमान में है उतनी ही श्रेणियां निर्धारित की जा सकती है। सबका अलग अलग सोचना विचारना है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय अथवा कक्षा कक्ष के स्तर पर विद्यार्थियों को मानसिक योग्यताओं, सामवेगिक परिपक्वता, रुचि रुझान, सामाजिक कार्यों में संलग्नता एवं कौशल विकास के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, उच्च, औसत एवं निम्न पंचपदीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों को 5 श्रेणियों में कौन कौन से में विभाजित किया जाता है? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, उच्च, औसत और निम्न श्रेणी। नैतिकता और विकास में विद्यालय की भूमिका हमारा अगला टॉपिक है। इसमें देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह परिवार में रहता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है जहाँ पर बालक कुटुंब के संपर्क में, परिवार के संपर्क में रह करके संरक्षण में अधिक समय व्यतीत करता है। बालक का समाज से संपर्क विद्यालय से ही प्रारंभ होता है, जहाँ वह एक ऐसे माहौल में पलता बढ़ता है। विद्यालय का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर ना कोई खून का रिश्ता होता है, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं विद्यालय में, पर खून का रिश्ता उनमें नहीं होता है, ना ही कोई भेदभाव होता है, वरन यहाँ तो समाज के समान आयु के विभिन्न परिस्थितियों, रुचियों और वातावरण से आए हुए बच्चे रहते हैं। सबका अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग वातावरण है, उनकी अलग अलग रुचि है, उनकी सबकी परिस्थिति अलग है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास में, तो सबका वातावरण अलग है। बालक एक साथ शिक्षण कर रहे होते हैं सभी बालक। अतः नैतिकता के विकास के संरक्षण के लिए शाला का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान परिस्थितियों में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही भावी पीढ़ी में अच्छे गुण विकसित किया जाना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है: चरित्र निर्माण, सहनशीलता, आज्ञा पालन, स्व अनुशासन, समन्वयशीलता, संवेदनशीलता। तो ये कुछ गुण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं विद्यालय में समय सारणी बनाने के उद्देश्य क्या रहते हैं, कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा समय सारणी के अनुसार तो फिर उससे क्या बेनिफिट रहेगा, उसके बारे में देखिए। पहला बिंदु क्या है? विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय के भीतर ही पूरा कर पाएंगे। विद्यालय का जो सिलेबस है, स्कूल का हर क्लास का सिलेबस अलग अलग है, तो सिलेबस को ठीक टाइम पर पूरा करने के लिए समय सारणी जरूरी है कि हम आज 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आधा घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो इस तरह से डेली बेसिस पर अगर टाइम टेबल बना करके पढ़ेंगे तो कम समय में ही सिलेबस को कवर कर पाएंगे। यही रूल कहाँ पर लागू होता है? आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लागू होता है। जैसे अब आपकी एग्जाम्स आ रही है, अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर समय सारणी बना करके तैयारी करते तो आपका आसानी से सिलेबस 2-4 बार कवर हो जाता है। इतना बड़ा सिलेबस आपका नहीं है। तो पहला उद्देश्य है निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय के भीतर ही पूर्ण करना। और दूसरा उद्देश्य है बच्चों में पाठ्यक्रम का विषयवार विभाजन बच्चों की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जैसे पहली क्लास का बच्चा है, आप उसको 5वीं क्लास का मटेरियल नहीं पढ़ा सकते। पहली क्लास का बच्चा है तो उसको बेसिक्स आप क्लियर करवाएंगे, फिर अगली क्लास में उससे ज़्यादा उसको बेसिक क्लियर करवाएंगे, फिर तीसरी क्लास में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका सिलेबस बढ़ता जाएगा और इस तरह से वो 10वीं क्लास तक आते आते परिपूर्ण बड़ा सिलेबस भी कवर कर पाने के लिए सक्षम हो जाएगा। पर अगर आप पहली क्लास में ही उसको 10वीं क्लास का सिलेबस दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रख करके करना चाहिए। क्लास में भी आप देखेंगे कि काफ़ी बच्चे होशियार हैं और काफ़ी बच्चे होशियार नहीं है, मंद बुद्धि है, तो आप उनको हार्ड टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। उनको पहले इजी टॉपिक क्लियर करवाएंगे, इजी टॉपिक समझ आने के बाद में फिर आप उनको थोड़े से हार्ड टॉपिक बताएंगे तो फिर वो आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद में तीसरा उद्देश्य देखिए, विद्यालय के छात्रों को वर्ष भर अध्ययन कार्य में व्यस्त रखना ताकि वो ठीक टाइम पर डेली डेली सतत व्यापक मूल्यांकन का भाग बन सकें और लगातार अपनी तैयारी जारी रख सकें। अगर देखिए, आप बीएसटीसी का ही उदाहरण ले लीजिए। आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने जब तैयारी करी तो पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट एग्जाम टाइम में आप पढ़ रहे हैं, तो फिर एग्जाम टाइम में फिर टेंशन ज़्यादा रहती है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पास भी होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की टेंशन ना रहे, उसके लिए जरूरी है कि छात्रों को वर्ष भर अध्ययन कार्य में व्यस्त रखना। चौथा उद्देश्य क्या है? प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल बनाना। अगर प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करना है, कुछ भी जांच करनी है, तो वो समय सारणी के अनुसार ठीक क्लास में जा सकता है कि इस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट इस टाइम पर पढ़ाया जा रहा होगा, तो मुझे उसका निरीक्षण करना है। तो इस तरह से समय सारणी के अनुसार ठीक क्लास का ठीक टाइम पर निरीक्षण कर पाएगा, ठीक सब्जेक्ट का। तो वो आपको ध्यान रखना है।
पांचवा उद्देश्य है छात्र एवं अध्यापक दोनों को अपने कार्यों के प्रति सजग बनाना। का मतलब है कि आपका टाइम टेबल आपको डिसाइड कर लिया है पूरे साल का, और फिर उसके ऊपर छात्र और अध्यापक दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं और फिर वो लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कम समय में सिलेबस कवर हो जाएगा और डेली बेसिस पर वो सजग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। इसके बाद में छठा उद्देश्य देखिए, कम से कम समय का अधिक से अधिक लाभ उठाना। कम से कम समय में सिलेबस कवर करके वापस रिवीजन शुरू करने की उनकी वो रहेगी मोटिवेशन कि हम जल्द से जल्द सिलेबस को कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उसका रिवीजन शुरू कर देंगे। तो इस तरह से कम समय का अधिक से अधिक उपयोग लाभ उठाने का वहां पर उद्देश्य रहेगा। और सातवां उद्देश्य है विद्यालय में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कार्य का संचालन रहेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि टाइम टेबल के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो फिर कम समय में सिलेबस कवर होगा और सिस्टमेटिक तरीके से काम हो जाएगा। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं विद्यालय में समय सारणी बना करके, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षक, विद्यालय व विद्यार्थी में संबंध के बारे में। पहला संबंध देखिए, शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी में परस्पर संबंध होता है। यदि तीनों का सदैव सकारात्मक तथा मधुर संबंध हो तो उनके साथ साथ समुदाय के लिए भी उपयोगी रहता है। अगर मान लो विद्यार्थी कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है या फिर अलग प्रकृति का है या नेगेटिव विचारों वाला है, तो फिर समाज का विकास कैसे होगा। शिक्षक अगर ठीक नहीं पढ़ा रहा है तब फिर कैसे बात बनेगी। विद्यालय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थी के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थी को विद्यालय में रुका ही नहीं जा रहा है, वो उसके वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो फिर वो नहीं रुकेगा। इस तरह से तीनों का एक जैसा होना जरूरी है ताकि वो अच्छा शिक्षण कार्य वहां पर कर सके, अधिगम कार्य कर सकें। दूसरा यहाँ पर संबंध क्या है, शिक्षक यदि शिक्षण नवाचार व गुणवत्ता युक्त करवाते हैं तो विद्यार्थियों में गतिविधि युक्त शिक्षण की समझ विकसित होती है। यहाँ पर आगे बिंदु कि अगर शिक्षक नवाचार और गुणवत्ता युक्त शिक्षण करवाएंगे तभी बात बनेगी, तभी गतिविधि युक्त शिक्षण की समझ विकसित हो पाएगी विद्यार्थी में। इसके बाद में तीसरा संबंध, शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करके चरित्रवान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। और विद्यार्थियों में जब चरित्रवान, धैर्यवान, दृढ़ संकल्पी, साहसी, ईमानदार, सहयोग आदि गुण विकसित होंगे तो समुदाय तथा विद्यालय का भी नाम रोशन होगा और प्रसिद्धि मिलेगी। इसके बाद में चौथा संबंध देखिए, पर्यावरण संतुलन में शिक्षक व विद्यार्थी का योगदान होता है। विद्यालय सुंदर व अच्छा होगा तो ये अन्य के लिए प्रेरणादायी होगा। पांचवा संबंध है विद्यालय के भौतिक स्वरूप को अच्छा बनाए रखने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। सभी मिलजुल करके विद्यालय के परिवेश को अच्छा बनाते हैं। छठा संबंध है शिक्षक, विद्यार्थी विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से विद्यालय का वातावरण सरस बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से ये कुछ 6 महत्वपूर्ण संबंध के विचार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विद्यालयों में प्रार्थना सभा की आयोजन का औचित्य क्या है। विद्यालय में जो सुबह जाते ही प्रार्थना बुलवाई जाती है, प्रार्थना कार्य किया जाता है प्रार्थना स्थल पर, तो उसका क्या औचित्य है। वर्तमान समय के बालक देश के भावी नागरिक हैं। देश की प्रतिष्ठा, उसकी समृद्धि, विकास, यह सब उन्हीं पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, शिष्टाचार के ऐसे संस्कार लेकर के आए कि वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं अपितु समाज व राष्ट्र के लिए भी उपयोगी बन सकें, जिससे राष्ट्र का शुभ हो सके, कल्याण हो सके। इसके लिए उत्तम माध्यम प्रार्थना है। विवेकानंद जी के शब्दों में प्रार्थना से हृदय में सोई हुई भक्ति आसानी से जाग जाती है और उसे जागृत करने का सशक्त माध्यम प्रार्थना है। प्रार्थना परहित की ओर अग्रसर होने के लिए भी तैयार करती है और समय की पाबंदी, स्व अनुशासन, गुरुजनों की सहभागिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेतृत्व क्षमता, एकाग्रता, उच्चारण, शुद्धता, नैतिकता, अनेक मानवीय मूल्यों की स्थापना की प्रयोगशाला वस्तुतः प्रार्थना सभा ही है। इस तरह से प्रार्थना सभा के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका को लेकर के अब हम बात करते हैं, तो यह आवश्यक है कि शिक्षक नियमित रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित हो, बालकों के प्रति अपने दायित्व की ओर ध्यान दे, प्रार्थना सभा को अनुशासित व प्रेम में बनाए। जब छात्र को अध्यापक परम मित्र, हितकारी, दोष निवारण करता एवं गुण का विकास करने वाला प्रतीत हो तो उसमें आपस में आत्मीयता और आदर भाव के संबंध विकसित होंगे। तभी उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दया आदि गुणों का उदय हो सकता है। अतः विद्यालय के वातावरण को पवित्र, शुद्ध बनाने के लिए प्रमुख आधार अध्यापक ही है। ये बातें रखनी है आपको प्रार्थना सभा के बारे में और अध्यापकों से रिलेटेड। इसके बाद में बात करते हैं पर्वों को लेकर के। विद्यालय में जो पर्व मनाए जाते हैं उनको लेकर के, पर्व से तात्पर्य क्या है, सबसे पहले इसको लेकर के बात करते हैं। हर्ष उल्लास का अवसर अर्थात आनंद और उत्सव का दिन, समय, जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं वह दिन जिस दिन विशिष्ट रूप से कोई धार्मिक या पुण्य कार्य किया जाता है, जैसे ईद, क्रिसमस, रामनवमी, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि त्योहारों के बारे में, आदि पर्वों के बारे में बात कर रही है। पर्वों के प्रकार कैसे होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व।
राष्ट्रीय पर्वों में आपको ध्यान रखना है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ऐसे पर्व आएंगे। और धार्मिक पर्वों में आएंगे रामनवमी, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी। तो इस तरह के जो पर्व आएंगे वो धार्मिक पर्वों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं पर्वों के आयोजन से क्या लाभ होंगे विद्यालय में। पहला लाभ है पर्वों के आयोजन से बालकों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। अपने आसपास के परिवेश के बारे में, त्योहारों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उनको पता लगेगा। दूसरा लाभ है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन आदि गुणों का विकास होगा। तीसरा लाभ है अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का भी ज्ञान होगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। चौथा उद्देश्य है लगातार अध्ययन करते रहने से विद्यार्थी का मन ऊब जाता है लगातार पढ़ने से, और पर्वों के सहज व रुचिकर आयोजन से विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावी बनता है, उनको मोटिवेशन मिलता है और हर्षोल्लास के साथ में वो पर्व बना करके फिर वापस से पढ़ाई के लिए जुट जाते हैं। पांचवा लाभ क्या है, पर्वों के माध्यम से विद्यार्थियों की अपनी संस्कृति के भिन्न भिन्न पक्षों का ज्ञान होता है। छठा लाभ है विद्यार्थियों के इन आयोजनों से स्व कर्तव्य बोध की प्रेरणा मिलती है और उनमें सौंदर्य बोध का विकास होता है। से विद्यार्थी स्व अनुशासन पालन का अभ्यास करता है। तो इस तरह से कुछ लाभ आपको ध्यान रखने हैं। और आपको अगर त्योहारों के बारे में, पर्वों के बारे में पूछ लिया जाता है तो कुछ पर्व आपको ध्यान रखना है, जैसे महाशिवरात्रि के बारे में पूछ सकता है। फाल्गुन बदी चतुर्थी को शिवरात्रि का पावन त्यौहार आता है। मन की शुद्धि और पापों के नाश के लिए शिव के प्रति पूर्ण भक्ति से आत्म निवेदन करने का यह महत्वपूर्ण पर्व है। इसके बाद में ईद के बारे में पूछा जा सकता है। तो ईद इस्लाम धर्म से संबंधित भाईचारे का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें न केवल मुसलमान वरन सभी धर्मावलंबी उत्साह के साथ में मनाते हैं और परस्पर ईद की मुबारक देते हैं। यह त्यौहार रमजान में एक माह तक कठोर व्रत, उपवास एवं नियम धर्म से अपने जीवन को साधने के पश्चात मनाया जाता है। रमजान के महीने का समापन इसी दिन होता है। रमजान के महीने से प्रत्येक धर्मनिष्ठ मुसलमान बुराइयों से बचने का प्रयत्न करता है। ईद के बारे में सूरह यूनुस में लिखा है कि रमजान खुदा की एक ऐसी नियामत है जो इंसानों को अपने सुधार के लिए प्राप्त है। यह उनके मन परिवर्तन में सहायक होती है। इस तरह से ध्यान रखना है। या क्रिसमस के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्रिसमस में देखिए, क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, परिचितों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। इस उपलक्ष्य में क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए आकर्षक उपहार रख दिए जाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर लोग सामूहिक रूप से करोल गाते हैं। क्रिसमस के दिन चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं होती है और उनके बाद लोग मेरी क्रिसमस कह करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और बधाई देते हैं। तो इस तरह से क्रिसमस के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं वार्षिक उत्सव के बारे में, जो विद्यालयों में पूरा सत्र समापन के बाद में मनाया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में वर्ष के अंत में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे वार्षिकोत्सव कहते हैं। इसमें नाटक, गीत, गजल, लोकगीत, देशभक्ति गीत, वर्ष भर में की गई गतिविधियों में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, जैसे प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति, एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्वच्छता, साहित्यिक गतिविधियों व सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रेष्ठ रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना अपेक्षित है। इससे हम विद्यार्थियों में समय पाबंदी, समाज सेवा, सफाई, श्रम में निष्ठा, अच्छा आचरण, आज्ञा पालन, नियमितता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीय एकता आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वार्षिकोत्सव द्वारा भ्रातृत्व भाव, राष्ट्र प्रेम, आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता जैसे मूल्यों को अपनाने की अभिवृद्धि प्रोत्साहित होती है। अब यहाँ पर देखिए, इस यूनिट में बात हो रही सभी टॉपिक्स के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, बट एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो फिर उसको लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना है वो आपको जान लेना है, और जो जो मेन मेन बिंदु बताए गए हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए समझ लेना है। और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं सारी बातों को। इसके बाद में उत्सव आयोजन को लेकर के बात करते हैं। उत्सव आयोजन का तात्पर्य परंपरा निर्वाह नहीं, अपितु वैज्ञानिक चिंतन को प्रश्रय देना और जीवन मूल्यों को आत्मग्रहण करना है। यदि हम बालक को स्वस्थ व मुक्त चिंतन के लिए अवसर देते हैं तो वास्तव में हम ऐसे अवसरों को सार्थक बना सकते हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों का प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, शिक्षण दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, बाल दिवस, विश्व एकता दिवस, मानव अधिकार दिवस, बसंत पंचमी, विश्व उपभोक्ता दिवस। इस तरह के आदि दिवस मनाए जाते हैं, जिनका भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है कि प्रमुख उत्सव, तो जो जो उत्सव आपको याद आए वो आप लिख सकते हैं।
इस तरह से आपका ये चौथा यूनिट कंप्लीट होता है और हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हमने बात कर ली है, जिनसे प्रश्न आपके आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले। आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई है, सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते थे, आपने ठीक तरीके से इनको समझा है और अब आप समझ गए हैं कि अगर प्रश्न इन टॉपिक से रिलेटेड आता है, तो फिर आप लैंग्वेज में उनको कैसे लिख पाएँगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको इस कंप्लीट पेपर की पीडीएफ चाहिए तो बहुत कम प्राइसेस में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट से आप आसानी से यूनिट वाइज सारी वीडियोज़ को देख कर के अपनी एग्जाम तैयारी आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।